नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कानपुर में हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि कुछ जगह लूटपाट की कोशिश भी की गई। वहीं दूसरी तरफ कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात की पुलिस रिमांड पर कल फैसला आएगा। तो वहीं शहर के काजी के बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दूसरी ओर जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई शांति में बाधा न डाल सके। कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर शहर में किसी बेवजह कोई दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई है। तो कल जुमे की नमाज है और उससे पहले कानपुर में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने धर्मगुरुओं के साथ वहां पर बैठक की है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो कानपुर में धारा 144 लागू है। वहीं कानपुर हिंसा से जुड़ा एक और सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कई युवा पथराव कर रहे हैं। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, पथराव के दौरान इलाके में लूटपाट भी की गई है। कई दंगाइयों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह को कपड़े से भी ढक रखा था। हालांकि इस सब फुटेज के आधार पर दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर हिंसा के मामले के आरोपी जफर हयात से जेल में पूछताछ की गई। जफर और जावेद से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। 17 सवालों को लेकर यह पूछताछ की गई और पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जफर हयात के साथ आज यहां पर 17 सवालों को लेकर पूछताछ हुई है। अब देखना यह होगा कि इन पूछताछ के बाद जो कड़ियां, जो तमाम चीजें, थ्योरी है वो निकलकर सामने आ रही है, जो कि पुलिस के लिए इस केस की जांच में बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर हिंसा के मामले में शहर काजी के खिलाफ तहरीर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन गुप्ता ने यह शिकायत दी है। इसमें शहर काजी आदिल अब्दुल कद्दूस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। काजी अब्दुल कद्दूस, इन्होंने बहुत ही भ्रामक और जिससे कि जो माहौल है उसको बिगाड़ने वाले एक बयान दिया है कि अगर जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी को नहीं रोका गया तो ये सड़कों पे कफन बांध के उतरेंगे, और इसका अर्थ है कि कफन बांध के उतरेंगे तो मारेंगे और आगजनी करेंगे। सब चीज़ें इनकी चीज़ें हैं। तो हम लोग में एक जनता है और जनता में एक डर का माहौल है, तो जो कि आज हम लोग चाहते हैं कि सब हंसी खुशी रहे। कानपुर हिंसा के आरोपी मास्टरमाइंड जफर हयात से जुड़ी बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है। जांच में पता चला है कि जफर पर सीए हिंसा मामले में भी नामजद एफआईआर हुई थी, लेकिन चार्जशीट में जफर को क्लीन चिट मिल गई थी। पुलिस कमिश्नर ने अब क्लीन चिट देने वाले अफसर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। कानपुर हिंसा केस में बेकनगंज क्षेत्र के सीओ अकमल खान ने बड़ा खुलासा किया है। सीओ अकमल खान का कहना है कि बंद की कॉल के नोटिस के बाद से ही जफर हयात हाशमी उनके संपर्क में था, लेकिन बाद में बंद को स्थगित कर दिया गया था और जुलूस की भी कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में हालात बिगड़ गए। माना जा रहा है कि एसआईटी अकमल खान से भी जानकारी ले सकती है। हिंसा मामले में क्षेत्राधिकारी जो बेकनगंज हैं, उनसे हम सीधे तौर से अकमल साहब से, जिनके लिए ये इस तरीके की बात आई है सामने कि अब इनसे भी जानकारियां ली जाएंगी तमाम चीज़ों की। सर, एक महज सवाल कि क्या अभी तक किसी अधिकारी ने संपर्क साधा या किसी एटीएस की टीम ने, क्योंकि आप यहाँ पर रहे और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आपसे वो संपर्क में था मास्टरमाइंड जफर हयात।
देखिए, ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है कि उसके संपर्क किससे किससे, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जहां तक रही मुझसे पूछताछ की बात, तो निश्चित रूप से मैं सारी पूछताछ का जवाब दूंगा और जो भी चीज़ें जो हकीकत रही है उस दिन की या उससे पहले की, वो सारी चीज़ें मैं प्रकाश में लाऊंगा। सर एक पॉइंट ये पूछना था कि खाली पूछताछ में जिस तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि आप लगातार संपर्क में थे, क्या घटना के वक्त कितनी देर पहले आपकी बात हुई थी? देखिए, चूँकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसकी कॉल थी 1 तारीख को बंद करने की, तो निश्चित रूप से मुझे ये आदेश हुआ था कि आप इससे संपर्क करके और जो भी चीज़ें हैं उनको हमें ख़त्म करना था 1 तारीख, क्योंकि हमारे 2 दिन वीआईपी मूवमेंट भी था और उस दिन से मैं उसके संपर्क में था। और निश्चित रूप से जो 3 तारीख की बात है, उस दिन जब हमें, मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी उस दिन, तो क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ वीआईपी थे, तो जब वो लोग जो है मुझे ये सूचना मिली कि इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो रही हैं, कुछ लोग जमा हो रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे जमा हो रहे हैं लोग, और जबकि हमारी पहले ही वार्ता हो चुकी है कि आपका 1 तारीख का केवल बंद का आह्वान था, तो वो भी आपने कैंसिल कर दिया था, तो 3 तारीख का बंद का आह्वान था, तो आपने कैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसी बात को लेकर के मेरे उनसे, और क्योंकि उस टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी प्राथमिकता थी, तो जितने इस तरीके के लोग थे, न केवल उस व्यक्ति से बल्कि और भी लोगों से जो भी जो शहर के माहौल को सही कर सकते थे, उन सब से हमने वार्ता की थी। बस सर एक आखिरी सवाल, क्या ये आपको विश्वास हो गया था उस पर, तभी उसको या नज़रबंद नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई? क्या उसने विश्वास आप लोगों का जीत लिया था, उसके बाद ये पूरा बवाल? देखिए, वो उसके पीछे कई सारे लोग थे, जो और भी आवाम के लोग थे, जो कि उसके साथ रहते हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो मीटिंग्स हुई थी पहले, पीस कमेटी की मीटिंग्स और सारी चीज़ें, तो उसमें इस बात का वायदा हुआ था कि बंद का कोई आह्वान नहीं है। जहाँ तक जुलूस का है, जुलूस की तो कोई बात भी नहीं आई थी कि जुलूस निकलना है। तो साफ तौर से ये थे एसीपी अकमल खान, जिनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और ये वहाँ पर पोस्ट थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी एजेंसी हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, जो भी जानकारियां चाहेंगे उन्हें साझा किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है कानपुर हिंसा पर। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, आरोपी जफर हयात का नया वीडियो। हूटर लगी गाड़ी में घूमता था जफर हयात, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। हूटर बजाकर गाड़ी से घूमने का वीडियो यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर कानपुर हिंसा पर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। आरोपी जफर हयात का ये नया वीडियो, भले ही आरोपी अभी जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि जफर हयात किस तरीके से अपना रसूख अपने लोगों पर बनाकर रखता था। ये तस्वीर आप देखिए, आरोपी जफर हयात का ये नया वीडियो यहां पर सामने आया है। हूटर बजाकर गाड़ी से घूमने का ये वीडियो है। अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हूटर बजाकर गाड़ी से घूमने का ये वीडियो है, आरोपी जफर हयात का ये नया वीडियो। तमाम वीडियो वैसे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो की हूटर लगी गाड़ी में जफर हयात घूमता था। वहीं कानपुर के चंद्रेश्वर हाता से लोगों के कथित पलायन की खबर पर हाते में रहने वाले लोगों ने कहा कि यहां कोई पलायन नहीं होगा। हाते के बाहर लोगों ने पोस्टर लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पलायन नहीं पराक्रम होगा, भ्रामक मीडिया का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चंद्रेश्वर हाता से लोगों के पलायन का दावा किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे गलत बताया है। देखिए, तानाक्ष काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कानपुर में भड़काऊ पोस्ट के मामले में किस तरीके से पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे कि एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौरव राजपूत पर फेसबुक पर विवादित धार्मिक पोस्ट करने का आरोप लगा है। इसके बाद काकादेव थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।
जिसके संदर्भ में पुलिस के अधिकारी जानकारी दे रहे थे। और एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर की। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कल जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं। उन्होंने लोगों से अमन चैन बनाए और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नमाज लोगों को सुख शांति के लिए पढ़ी जाती है। नमाज लोगों को दिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए पढ़ी जाती है। लिहाजा कल जुमे का दिन है। एक जुमे को दंगा इस शहर में हुआ था, दूसरे जुमे को अमन का पैगाम मुसलमानों की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो इस प्रदेश को न्यायपूर्वक चलाना चाह रहा है। लिहाजा मैं उन तमाम सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों से कहूँगा कि वो इस वक्त जब शहर जला हुआ है इस पर मरहम रखने का काम करें, इसमें अशांति पैदा करने का कोई कार्य ना करें और सबसे पहली प्राथमिकता हो कि हम शांति व्यवस्था कायम करें। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। 72,509 लाउड स्पीकर अब तक उतारे गए हैं। अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी है। 57,223 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। एसीएस होम ने यह आंकड़े दिए हैं। 13,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए गए हैं। नए लाउड स्पीकर लगे तो थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। 70,509 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और लगभग 57,223 लाउड स्पीकर का ध्वनि कम किया गया है। और ये भी हम आपको बता दें कि लगभग 13,000 से अधिक जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं वो स्कूलों में लगा दिए गए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था कि इन लाउड स्पीकर्स को स्कूलों को दिया जाए, तो 13,000 से अधिक स्कूलों में लगा दिए गए हैं और लगभग 1,600 इनमें से लाउड स्पीकर जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम में लगाए गए हैं। तो लाउड स्पीकर का अभियान जो चला है, लगभग 1,30,000 लाउड स्पीकर या तो उतारे गए हैं या तो फिर उनका ध्वनि कम किया गया है। और इसके बाद ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे। शासन से आदेश गए हैं कि जो भी संबंधित थानाध्यक्ष है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे और संबंधित थानाध्यक्ष इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी लाउड स्पीकर उतारे गए वो पुनः न लगाए जाए और अगर साउंड कम किया गया तो पुनः साउंड बढ़ाने की व्यवस्था ना हो। हमको भी बता के खुशी होगी कि इसमें लगातार 2 VC इस पर रिपीट किया जा रहा है। आम रूप से जो है इसका कंप्लायंस हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी के नए ऑफिस का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। शुक्रवार को जेपी नड्डा गोरखपुर में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। 5 मंजिला ऑफिस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा। नए ऑफिस में छोटी और बड़ी बैठक के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। बड़े हॉल में 500 और छोटे हॉल में 100 लोगों के बैठने का इंतजाम है। चुनाव के लिहाज से वॉर रूम भी बनाया गया है। नए ऑफिस में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। गोरखपुर से ही जेपी नड्डा बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के नए जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गोरखपुर में गरीब कल्याण मेला भी आयोजित होगा। इसका उद्घाटन भी जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित गरीब कल्याण मेले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में अपना हाईटेक कार्यालय का लोकार्पण कराने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 तारीख को इस क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और अब इसी क्षेत्रीय कार्यालय से मिशन 2024 के विजय की रणनीति बनेगी। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के अंदर आने वाले सभी लोकसभा सीटों की चुनावी रणनीति यहीं पे बनेगी और ये कार्यालय बेहद हाईटेक है। यहीं से सीधे दिल्ली का मुख्यालय भी जुड़ेगा और साथ ही लखनऊ मुख्यालय से ये कार्यालय 24 घंटे जुड़ा रहेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और सीनियर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी सरकार के 8 साल को ऐतिहासिक करार दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने लोकसभा उपचुनाव और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया।
पहली बार देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री भी और बड़े बड़े लोग भी जो अपने को कहा जाता था कभी प्रशासन या कोई टच नहीं करता था, वो भी भ्रष्टाचार के नाम पर विदेश भागते हैं और विश्व में भी नहीं बसते। और बड़े बड़े मंत्री के घर में जांच होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। विजय माल्या मतलब जाने कितने, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो 14 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, परिवर्तन हुआ है और पहली बार गांव गरीब किसान का सम्मान हो रहा है और स्वच्छता कर्मी जैसे लोगों का देश का प्रधान सेवक पैर धोता है। अच्छा अध्यक्ष जी, इसी क्षेत्र में आजमगढ़ भी आता है, तो वो क्यों नहीं फतेह कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस चुनाव में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन के बदौलत इस बार उसको भी फतेह करेंगे। कुछ तो उनको सीट छोड़ना पड़ेगा ना, सब फतेह हम कर लेंगे तो कम चुनाव जीत जाएंगे। उपचुनाव इस बार जीतेंगे और कार्यकर्ता मन बना लिए हैं और निरहुआ जी को सांसद बनाकर मानेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख तक सिर्फ 13 लोगों ने ही पर्चा भरा है। ऐसे में वोटिंग की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना चुनाव के ही भारतीय जनता पार्टी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार एमएलसी बन जाएंगे। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 7 मंत्री भी शामिल हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी के 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। विधान परिषद चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी पहले से ही एमएलसी रहे हैं और योगी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद पहली बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने के चलते मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन हमको अब तक दी है उसको पूरी प्रयास करके और बाखूबी निभाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में जो सरकार में हमारा दायित्व है उसको भी अच्छी तरीके से निभाने की पूरा प्रयास करेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सुशासन को स्थापित करना, कानून व्यवस्था को और बेहतर करना, ये हम सब लोगों के प्रथम। पहले तो मैं अब तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आदरणीय हमारे मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कंधों पे ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में रह के पार्टी के पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सरकार के जो काम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं अपने नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन का और इस प्रदेश की महान जनता का और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया है। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करते रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, जो पूरे देश के हर जाति हर वर्ग के लिए कोई आरोप नहीं, न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद का ज़रूर आरोप लग रहा है और सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी। देश की बात करती है, अपने राष्ट्र की बात करती है, उसका इनाम देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ किस कदर खड़ी है वो आपसे छिपा नहीं। विधान परिषद के लिए नामांकन के बाद मुकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में मेहनत का फल उन्हें मिला है। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है। और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस
इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको विधान परिषद में भेजने का भी निर्णय लिया। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है, कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता को भी यहाँ अवसर मिलता है, यह पार्टी ने सिद्ध करके दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को अपनी भारत माता जननी है अपनी पार्टी और उसके लिए काम करने के लिए हम तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं आप जीते, इसीलिए इनको आशीर्वाद दिया। जो कुछ सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम। अब जब पार्टी ने आपकी निष्ठा का आपको इनाम दिया है, अब उच्च सदन आपको भेजा है, लगता है आप कन्नौज के लोगों की बातों को उच्च सदन में और प्रखरता से रख पाएंगे? हाँ, रख पाएंगे, रखेंगे। जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी। खबर गोंडा से है, जहां पर फकीर की वेशभूषा में गांव में घूम रहे 3 लोगों के साथ बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों फकीर भीख मांगने के लिए इलाके में घूम रहे थे। इसी बीच गांव के एक युवक ने इन लोगों को पकड़ लिया और इनसे नाम पता पूछने लगा। नाम पता सही ना बताने और आधार कार्ड नहीं दिखाने पर उसने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी और डंडा लेकर इन लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। इतना ही नहीं, इस युवक ने इन फकीरों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे।